Assalamu alaikum everyone. This is Hafiz Mohammad Muizamin, a lecturer of BS Computer Science and Software Engineering at Time Institute मुल्तान. आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के बारे में देखा था कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होती क्या है, इसके एप्लीकेशंस कहाँ पर हैं और ये क्या क्या हम इसके थ्रू काम परफॉर्म कर सकते हैं. तो आज के लेक्चर में हम थोड़ी सी इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की टाइप्स क्या क्या होती हैं. तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की दो बेसिक टाइप्स होती हैं. एक होती है होमोजीनियस, दूसरी होती है हेट्रोजीनियस. और होमोजीनियस की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, सिमिलरली हेट्रोजीनियस की भी फर्दर दो टाइप्स होती हैं. अब हम सबसे पहले देखते हैं होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होती है. होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो है बेसिकली ये इसमें क्या होता है कि तमाम साइट्स पर आइडेंटिकल DBMS चल रहे होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो होता है वो तमाम साइट्स पर आइडेंटिकल होता है. फॉर एग्जांपल अगर एक साइट है उस पर SQL सर्वर चल रहा है तो जो दूसरी साइट होगी डेटाबेस की वहां पर भी क्या चल रहा होगा, SQL सर्वर ही चल रहा होगा. अगर एक साइट पे Windows 10 इंस्टॉल है तो दूसरी तरफ भी Windows 10 ही इंस्टॉल होगी. होमोजीनियस नाम से हमें पता चलता है कि तमाम जानिब हमारे पास क्या होगा, जो डेटा चल रहा है जो हमारे पास DBMS होगा वो आइडेंटिकल होगा, डेटाबेसेस आइडेंटिकल ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रही होंगी. अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज को अगर हम डिस्कस करने जाएं तो इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि साइट्स यूज वेरी सिमिलर सॉफ्टवेयर. जो बात अभी मैंने आपको की कि सारी साइट्स जो है ना वो सेम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती हैं, सिमिलर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती हैं. तमाम साइट्स पर जो DBMS होते हैं, इनके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं और या फिर तो वो सेम वेंडर के बने हुए होते हैं. लाइक SQL के माइक्रोसॉफ्ट का बना हुआ तो तमाम साइट्स पर, तमाम सर्वर्स पर जो चल रहा होगा DBMS वो माइक्रोसॉफ्ट का ही चल रहा होगा. उसके बाद क्या होता है कि ईच साइट जो है ना वो अवेयर होती है दूसरी साइट के बारे में कि उस साइट पर क्या क्या डेटा अवेलेबल है, उस साइट पर क्या क्या प्रोसेस परफॉर्म हो रहे हैं. इनके हर साइट को दूसरी साइट के बारे में नॉलेज होता है. उसके बाद हमारे पास होता है कि डेटाबेस इज एक्सेस थ्रू अ सिंगल इंटरफेस. क्या मतलब इसका मतलब ये है कि डेटाबेस होती है ना, अगर वो हमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा होता है कि डेटाबेस एक ही है और एक ही जगह से हमें डेटा मिल रहा है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड में डेटाबेसेस के होती हैं वो डिफरेंट जगहों पे मौजूद होती हैं, लेकिन बज़ाहिर हमें ऐसा फील हो रहा होता है कि डेटाबेस जो है ना वो एक सिंगल जगह पर मौजूद है. उसके बाद हम इसकी टाइप्स को देखते हैं कि होमोजीनियस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और वो किस तरह से काम करती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं होमोजीनियस की फर्स्ट टाइप ऑटोनोमस. ऑटोनोमस क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट. ऑटोनोमस लफ्ज़ से ही हमें पता चलता है कि ये ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट होगा. इसमें क्या होगा कि एक डेटाबेस दूसरी पर डिपेंड नहीं करती. डिस्ट्रीब्यूटेड में होता भी यही है कि तमाम साइट्स पर जो डेटाबेस अवेलेबल होती हैं वो सारी सेपरेटली ऑपरेट हो रही होती है, ऑटोनोमस होती हैं. लाइक अगर इस एग्जांपल में हमारा इंस्टीट्यूट है, हमारा इंस्टीट्यूट इस वक्त ऑटोनोमस बॉडी बन चुका है कि पहले GC से एफिलिएशन थी, अब जो नेक्स्ट बैच आएगा 2021 का उसमें क्या होगा, ये ऑटोनोमस बॉडी के तौर पर ऑपरेट करेगा कि उन बच्चों को जो डिग्री मिलेगी वो टाइम इंस्टीट्यूट की ही मिलेगी. ये क्या है, एक ऑटोनोमस बॉडी बन गया. सिमिलरली इस केस में जो होता है हमारे पास डेटाबेसेस होती हैं वो ऑटोनोमस होती हैं. उसके बाद इंटीग्रेटेड बाय कंट्रोलिंग एप्लीकेशन एंड यूज मैसेज पासिंग टू शेयर डेटा अपडेट्स. इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास डेटाबेसेस होती हैं वो आपस में जो इंटीग्रेट की जाती हैं वो कंट्रोलिंग एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर्स के थ्रू आपस में इंटीग्रेट की जाती हैं और वो उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो होती है मैसेज पासिंग के थ्रू. मैसेज पासिंग बेसिकली कम्युनिकेशन की एक टेक्निक है जिसके थ्रू क्या होते हैं कि तमाम जो साइट्स हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरी साइट के साथ शेयर करती होती हैं. उसके बाद हम देखते हैं इसकी सेकेंड टाइप होमोजीनियस की नॉन ऑटोनोमस. तो नॉन ऑटोनोमस के नाम से हमें पता चल रहा है कि ये क्या होगा, डेटा इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा अक्रॉस डिफरेंट नोड्स या डिफरेंट साइट्स पे. नोड से मुराद यहाँ पे ये होता है कि सपोज अगर एक साइट है तो वो एक नोड है, दूसरी साइट दूसरी नोड है. इनके जो डिफरेंट कम्युनिकेशन लिंक्स जो होते हैं वो आपस में नोड्स होते हैं. उसके बाद क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि सेंट्रल या मास्टर जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो तमाम साइट्स पर डेटा को सेंड करता है या अपडेट करता होता है. उसके बाद हम देखते हैं हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस. हेट्रोजीनियस नाम से ही जाहिर है कि ये क्या होगा, इंडिविजुअली ऑपरेट कर रहा होगा. इसमें ज़रूरी नहीं है कि तमाम साइट्स पर जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आइडेंटिकल हों या ऑपरेटिंग सिस्टम है या DBMS है वो तमाम साइट्स पर आइडेंटिकल हो. इसमें ऐसा नहीं होगा. इसमें तमाम साइट्स पर डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं. इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो पहली प्रॉपर्टी में यही मेंशन है कि साइट्स यूज डिसिमिलर स्कीमा और सॉफ्टवेयर्स. तो उसके बाद सेकंड अगर इसकी प्रॉपर्टी हम देखें तो सिस्टम कंपोज्ड ऑफ
ऑफ वेराइटी ऑफ DBMS। जैसे मैंने भी आपको कहा कि इसमें क्या होता है, जो सिस्टम्स होते हैं उन पर डिफरेंट DBMS इंस्टॉल हो सकते हैं। लाइक एक साइड पर अगर रिलेशनल है तो दूसरी साइड पर हो सकता है कि नेटवर्क हो, तीसरी साइड पे हो सकता है हायरार्किकल हो, चौथी साइड पे हो सकता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इंस्टॉल्ड हो। तो डिपेंड करता है कि वो किस किस्म का हमारा स्ट्रक्चर है, स्कीमा, हम उसी हिसाब से फिर अप्लाई करते होते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, क्यूरी प्रोसेसिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। उसकी रीज़न यही होती है कि क्योंकि ये हेट्रोजीनियस होती है, तो हेट्रोजीनियस के लिए क्यूरी प्रोसेसिंग, क्यूरी राइटअप करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है, थोड़ा सा हेक्टिक होता है। उसके बाद ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। ऑब्वियस ही बात है, जब डिफरेंट स्कीमा इंप्लीमेंट होगा, अगर सेम स्कीमा है तो सेम स्कीमा में तो अगर आपने प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी है तो वो इजीली परफॉर्म हो जाएगी, क्योंकि स्कीमा सेम है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपने इसकी मिसाल अगर लें कि मैं अगर उर्दू में भी बात कर रहा हूँ और मुझे किसी ऐसे चाइनीज़ से बात करनी है, तो जब मैं चाइनीज़ से बात करूँगा तो मुझे उसके लिए चाइनीज़ आनी चाहिए। अगर चाइनीज़ नहीं आती तो मेरे लिए उससे बात करना मुश्किल है, या अगर मुझे थोड़ी बहुत चाइनीज़ आती है लेकिन उसमें मुझे ग्रिप नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए इसी वजह से हेट्रोजीनियस में ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। और जो साइड्स होती हैं वो एक दूसरे से अवेयर नहीं होती कि भी एक साइड दूसरी साइड के बारे में नहीं जानती थी कि दूसरी साइड पे क्या है। तो इसका जो कोऑपरेशन होता है इन साइड्स का आपस में, इस केस में हेट्रोजीनियस के केस में, वो लिमिटेड हो जाता है। अच्छा, इसकी टाइप्स अगर देखें तो एक होती है फेडरेटेड और एक होती है अनफेडरेटेड। फेडरेटेड में क्या होता है कि फेडरेटेड इंडिपेंडेंट इन नेचर होती है, उसमें जो है ना वो डेटाबेसेस होती हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर देती, लेकिन हम उनको इंटीग्रेट करते हैं ताकि वो एक सिंगल डेटाबेस के तौर पर फंक्शन परफॉर्म कर सकें। इंटीग्रेट करने के लिए हम उसको डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, कंट्रोल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते थे जिनके थ्रू हम उसको इंटीग्रेट करवाते हैं। उसके बाद है अनफेडरेटेड। अनफेडरेटेड में बेसिकली क्या होता है कि सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग मॉड्यूल होता है एक, जो क्या करता होता है तमाम डेटाबेसेस को एक्सेस करवा रहा होता है। कि लाइक हमारे पास अगर डेटाबेसेस डिफरेंट हैं तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि जब हम डेटा को एक्सेस करते हैं कि वो सारा का सारा डेटा हमें एक ही जगह से मिल रहा है, जबकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बैक एंड पे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो अभी जो हमने पिछली टाइप्स डिस्कस की हैं तकरीबन आर्किटेक्चर में वही चीज़ें होती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ये डिपेंड करता है 3 पैरामीटर्स पे। नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 2 ऑटोनॉमी और नंबर 3 हेट्रोजेनिटी। तो डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद क्या होता है कि डेटा जो है फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है डिफरेंट प्लेसेस पर। एक ही जगह पे डेटा मौजूद नहीं है, डेटा हमें डिफरेंट साइट्स पर, डिफरेंट डेटाबेसेस पर अवेलेबल है और हम जब भी वहाँ से लेना चाहें हम वो गेट कर सकते हैं या फेच करवा सकते हैं। ऑटोनोमस का मतलब कि वो जैसे भी मैंने अभी पहले डिस्कस किया कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रोल ऑफ डेटाबेस सिस्टम डिग्री टू विच ईच कंस्टिट्यूशन DBMS कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। इसमें क्या होता है कि डेटा जो होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है लेकिन वो ऑटोनोमस होता है, इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होता है, वो दूसरी साइड पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। तीसरी चीज क्या है, हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी बेसिकली मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हेट्रोजेनिटी में क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी और डिसिमिलरिटीज होती हैं डेटा के दरमियान, डेटा के मॉड्यूल्स के दरमियान और सिस्टम कंपोनेंट्स एंड डेटाबेसेस के दरमियान के वो सेम नहीं होते। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं कि आर्किटेक्चर के डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर के मॉड्यूल्स कौन से होते हैं। सो बेसिकली हमारे पास 3 मॉड्यूल होते हैं बेसिक के, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पीयर टू पीयर और मल्टी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर। पहले हम देखते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ये 2 लेवल आर्किटेक्चर होता है जिसकी फंक्शनैलिटी डिवाइड होती है सर्वर साइड और क्लाइंट साइड के हिसाब से। अब अगर हम सर्वर साइड की फंक्शनैलिटी की बात करें कि सर्वर साइड पे क्या काम होता है, तो वह सर्वर साइड पे डेटा को मैनेज किया जा रहा होता है, क्यूरी प्रोसेसिंग परफॉर्म की जाती है और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करते होते हैं। अगर हम इसी तरह क्लाइंट साइड की बात करें तो क्लाइंट साइड पे 2 काम होते हैं कि यूजर इंटरफेस जो है ना वो मैनेज हो रहा होता है, उसके बाद कंसिस्टेंसी चेकिंग हो रही थी कि डेटा जो है वो कंसिस्टेंट है भी या नहीं है, और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट भी परफॉर्म हो रही होती है। उसके बाद हम अगर इनकी टाइप्स को डिस्कस करें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की, तो 2 किस्म की होती हैं, एक सिंगल सर्वर मल्टीपल क्लाइंट्स और मल्टीपल सर्वर मल्टीपल क्लाइंट। ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा कि आपके इसका क्या मतलब है। सिंगल सर्वर मल्टीपल क्लाइंट पहले देखते हैं। देखें यहाँ पे क्या है, सर्वर एक ही है और जो क्लाइंट्स है वो एक से ज्यादा है, तो जितने भी क्लाइंट्स है वो सारे क्या कर रहे हैं, एक ही सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं और इसी से उनको वो डेटा मिल रहा है। सपोज ये एंटरप्राइज है, एक जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, वहां पे क्या है कि SAP मोबाइल SDK पे वो काम कर रहे हैं सारे क्लाइंट्स, लेकिन वो डिफरेंट मॉड्यूल्स पे काम कर रहे हैं और उनको जो सर्वर जो रिसोर्सेज चाहिए वो सारे कहाँ मौजूद हैं, सर्वर पर। तो तमाम के तमाम क्लाइंट्स क्या करेंगे, एक सिंगल सर्वर को एक्सेस करेंगे, तो इसे कहते हैं सिंगल सर्वर मल्टीपल क्लाइंट। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर बात करें मल्टीपल सर्वर एंड मल्टीपल क्लाइंट, तो यहाँ पे देखें जैसे डायग्राम है वो क्लियर है कि यहाँ पे मल्टीपल सर्वर अवेलेबल हैं, एप्लीकेशन
एप्लीकेशन सर्वर 1, एप्लीकेशन सर्वर 2, एप्लीकेशन सर्वर एन अप टू सोनियन के एन टाइम सर्वर हो सकते हैं। और इसी तरह क्लाइंट्स जो हैं ये भी हमारे पास मल्टीपल हैं, और हो सकता है अब फर्स्ट क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है और वो डेटा हम एज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट सर्वर के पास ही अवेलेबल था, तो उस सूरत में क्या होगा कि इसको डेटा यहीं से मिल जाएगा। लेकिन अगर इसने रिक्वेस्ट किया किसी डेटा की और वो डेटा फर्स्ट सर्वर के पास अवेलेबल नहीं है, तो वो डेटा इसको कहाँ से मिलेगा, सेकंड या थर्ड सर्वर पर इसको अवेलेबल हो सकता है, तो हो सकता है इसे डेटा वहां से मिल रहा हो। लेकिन बज़ाहिर वो ऐसा लग रहा होता है कि ये सिंगल सर्वर से ही मिला, लेकिन बैक एंड पे क्या होता है, मल्टीपल सर्वर ऑपरेट हो रहे होते हैं, तो इसे कहते हैं मल्टीपल सर्वर सर्व कर रहे हैं मल्टीपल क्लाइंट्स को। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर हमारे पास होता है कि पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर नाम से हमें पता है कि इसमें क्या होता है, क्लाइंट और सर्वर जो होते हैं ना वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आपस में रिसोर्सेज शेयर कर रहे होते हैं और उनकी नोड्स आपस में डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज शेयर करते हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, पीयर टू पीयर में तमाम एक्टिविटीज़ को आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। अगर हम इसके स्कीमा की बात करें तो इसका स्कीमा 4 लेवल स्कीमा होता है। नंबर 1 होता है ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, सेकंड होता है हमारे पास लोकल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, एंड थर्ड होता है लोकल इंटरनल स्कीमा, एंड फोर्थ होता है एक्सटर्नल स्कीमा। जो ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा होता है ये लॉजिकल व्यू ऑफ डेटा पे काम करता है, ये हमें शो करवाता है कि डेटा का लॉजिकली व्यू कैसे होगा, लॉजिकली डेटा कैसे रिलेट कर रहा होगा। जो लोकल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा होता है ये हमें क्या करता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन, लॉजिकल डेटा की ऑर्गेनाइजेशन और तमाम साइट्स पे बताता है कि तमाम साइट्स पे जितनी भी साइट्स हमारे पास लिंक्ड हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड साइट्स हैं वो हमें क्या है, वो किस तरह से आपस में लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड हैं। उसके बाद जो लोकल इंटरनल स्कीमा होता है ये उनकी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बताता है डेटा की कि तमाम साइट्स पर डेटा किस तरह फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और सबसे लास्ट में एक्सटर्नल स्कीमा जो होता है वो हमें यूजर व्यू के बारे में बता रहा होता है कि यूजर डेटा को किस तरह से व्यू करेगा। ये डायग्राम है इसकी, अगर हम इसमें यहाँ पे देखें तो देखें ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है। ये अगर हम देखें तो तमाम के बारे में हमें एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लाइक देखें अभी यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ये लॉजिकल डेटा व्यू के बारे में बता रहा है, ग्लोबल लॉजिकल डेटा व्यू के बारे में बता रहा है। तो ये देखें हमें डायग्राम से भी ये बात क्लियर है कि ये हमें क्या कर रहा है, ग्लोबल लॉजिकल डेटा के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। ये देखें ग्लोबली बता रहा है कि कौन सी इनके स्कीमा किस साथ रिलेटेड है। उसके बाद एक्सटर्नल स्कीमा ये हमें यूजर व्यू के बारे में बता रहा है। लोकल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा हमें क्या बता रहा है कि हमने जो है ना लॉजिकल डेटा की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होगी। और उसके बाद हमारे पास लोकल इंटरनल स्कीमा जो है वो हमें बता रहा है कि फिजिकली डेटा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो मल्टीपल DBMS आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो ये इंटीग्रेटेड डेटाबेस सिस्टम होता है जो बनाया जाता है 2 या 2 से ज़्यादा ऑटोनमस डेटाबेस सिस्टम को कंबाइन करके। इसके जो है ना बेसिकली 6 लेवल स्कीमा होता है। इसका फर्स्ट होता है कि मल्टी डेटाबेस व्यू लेवल। मल्टी डेटाबेस व्यू लेवल हमारे पास क्या करता है, व्यू लेवल इसमें हमारे पास मल्टीपल यूजर्स व्यू अवेलेबल होता है जो क्या कर होता है जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिफरेंट सबसेट के थ्रू परफॉर्म की जा रही होती है। उसके बाद हमारे पास होता है मल्टी डेटाबेस कॉन्सेप्चुअल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे हमें ग्लोबली लॉजिकल मल्टी डेटाबेस स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पता चलती है कि यहाँ पे डेटा किस तरह से डिफाइन ग्लोबली जो लॉजिकल, जैसे भी पीछे हमने देखा था पीयर टू पीयर मॉडल में इसके स्कीमा में कि ग्लोबली जो है ना वो किस तरह से आपस में कनेक्टेड है लॉजिकल व्यू के हिसाब से। तो यहाँ पे हमें वही पता चलता है। उसके बाद क्या हमारे पास मल्टी डेटाबेस इंटरनल लेवल। मल्टी डेटाबेस इंटरनल लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें जो डेटा होता है वो डिफरेंट साइट्स पर डिस्ट्रीब्यूट होता है और मल्टीपल डेटाबेसिस के थ्रू, लोकल डेटाबेसिस के थ्रू वो क्या कर रहे होते हैं, उसकी मैपिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है लोकल डेटाबेस व्यू लेवल। इसमें क्या होता है, पब्लिक व्यू ऑफ लोकल डेटा होता है कि जो हमारे पास लोकल डेटा है वो पब्लिकली अवेलेबल होता है, पब्लिकली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं डिफरेंट साइट से। उसके बाद हमारे पास है लोकल डेटाबेस कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। इसमें क्या होता है, लोकल डेटा जो है ना वो ऑर्गेनाइज होता है डिफरेंट साइट पे कि किस तरह से वो डिफरेंट साइट पे नजर आ रहा होगा, किस तरह से वहां पे वो एक्सेस कर रहे होंगे, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, वो सारा कुछ कहाँ पे हम देख रहे होते हैं, लोकल डेटाबेस कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में। उसके बाद हमारे पास लास्ट होता है लोकल डेटाबेस इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल के वो साइट पर, किसी साइट पर जिस साइट पर वो डेटा मौजूद है, जिस डेटाबेस पे वो डेटा मौजूद है, उस साइट पे उसका व्यू कैसा होगा, उस साइट पर वो डेटा किस तरह से नजर आ रहा होगा। सो इसके भी बेसिकली 2 डिजाइन होते हैं। फर्स्ट होता है मॉडल विद मल्टी डेटाबेस कॉन्सेप्चुअल लेवल एंड सेकंड होता है मॉडल विदाउट मल्टी डेटाबेस कॉन्सेप्चुअल लेवल। तो फर्स्ट की अगर हम बात करें मॉडल विद मल्टी डेटाबेस कॉन्सेप्चुअल लेवल की, तो इसमें देखिए मैंने जैसे अभी आपको बताया कि एक हमारे पास सेंट्रल स्कीमा है मल्टी डेटाबेस कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, और उसके बाद ये हमारे पास क्या है, मल्टी डेटाबेस व्यू है, और ये हमारे पास क्या है, लोकल डीबी कॉन्सेप्चुअल व्यू है और लोकल इंटरनल स्कीमा। जैसे भी हमने इनको प्रीवियसली स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया है कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा होता है, ये देखें
अगेन हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट में मल्टी डेटाबेस व्यू लेवल में क्या हो रहा होता है कि सबसेट इंटीग्रेटेड, हम जो डेटाबेस सबसेट सेट होते हैं हम उनको इंटीग्रेट करते हैं आपस में, और इंटीग्रेट करके हम उसका मल्टीपल व्यू देख रहे होते हैं। सो उसके बाद सेकंड वाले में हमने देखा था कि इंटीग्रेशन परफॉर्म हुई भी होती है, लेकिन ग्लोबल लॉजिकल मल्टी डेटाबेस स्ट्रक्चर को हम डिफाइन कर रहे होते हैं सेकंड लेवल पे। ये देखें इस लेवल पे, और यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, यूजर का भी व्यू ले रहे होते हैं कि वो किस तरह से, और लोकल डेटाबेस पे किस तरह से कंसेप्चुअली ये काम कर रहा होता है, और उसके बाद इंटरनल स्कीमा लोकल डेटाबेस पे किस तरह से होता है, इस स्टेज पे हमें वो पता चलता है। उसके बाद मॉडल विदाउट मल्टी डेटाबेस कंसेप्चुअल लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखें इन दोनों में यही फर्क है कि यहाँ पे क्या है कि इसमें मल्टीपल डेटाबेस को मैनेज किया जा रहा है ग्लोबली, जबकि यहाँ पे देखें तो ये क्या है, आपस में डायरेक्टली लिंक है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास मल्टी डेटाबेस व्यू 1 है, ये लोकल डीबी कंसेप्चुअल स्कीमा से रिलेट कर रहा है, और यही इससे भी रिलेट कर रहा है, लेकिन ये वाले दोनों व्यूज हो सकता है इससे रिलेट ना करें। मीन इस साइड से जो डेटा एक्सेस कर रहे हैं वो हो सकता है यहाँ पड़ा हुआ हो, या फिर तो हो सकता है वो यहाँ पे भी पड़ा हुआ हो, लेकिन यहाँ वाला डेटा ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पा रहा। उसके लिए क्या होगा, वो डेटा इसके पास इसी कॉपी आ जाएगी, और उस कॉपी के थ्रू उसको क्या कर सकता है, इजीली एक्सेस कर सकता है। तो ये मॉडल इस तरह से बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तमाम डेटा जो है ना डिफरेंट साइट्स पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, और उनकी कॉपीज शेयर हुई भी होती हैं, जिसके थ्रू वो डेटा को एक्सेस कर लेते हैं। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम इनको इसके बारे में मजीद डिटेल में देखेंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं, और इंशाल्लाह कुछ प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।